नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर जितेंद्र गौतम इस हिंदी साहित्य की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम जो पढ़ रहे हैं वो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। और हिंदी साहित्य में जो रचनाएं होती हैं, विधाएं होती हैं, उन विधाओं का हम धीरे धीरे करके एक एक करके उन विधाओं को कक्षा के माध्यम से अच्छे से नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के हुए पढ़ते रहते हैं, ताकि इससे क्या है कि यूजीसी नेट के जो प्रश्न आते हैं इन रचनाओं में से, और यूजीसी नेट में बहुत सारी रचनाएं हैं, लगभग 100 के लगभग रचनाएं हैं, और एक एक रचनाओं की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि उस प्रश्न पत्र में लगभग 100 प्रश्न पत्र, 100 का प्रश्न पत्र होता है, और उसमें 20 से 22 या कभी कभी 25 प्रश्न भी इन्हीं रचनाओं के माध्यम बनाकर पूछे जाते हैं। तो हर एक रचना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज जो हमने रचना ली है, कहानी ली है, छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं, इसके जो इसमें तथ्य होंगे, जो इसके कथन होंगे, कथन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कहानी है तो कहानी में कथनों की इतनी भरमार नहीं होती। उपन्यास तो बहुत बड़ा होता है तो उसमें कथन कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन कहानी में इतना खास नहीं होता। लेकिन फिर भी प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो हमें इस कहानी को अच्छे से अध्ययन करना है। इसके नोट्स भी आप बना सकते हो। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। और जो व्यक्ति एमपी सेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी राज्य की सेट की तैयारी कर रहा है, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेट और नेट का पाठ्यक्रम लगभग समान होता है, सिर्फ स्तर का अंतर होता है कि यूजीसी नेट में थोड़ा कठिन स्तर आता है, और राज्यों की जो सेट परीक्षाएं होती हैं उनमें थोड़ा सरल माध्यम अपना लेते हैं। वो थोड़ा यूजीसी नेट से थोड़ा स्तर थोड़ा नीचे रहता है। तो आपके लिए ये रचना है और इस रचना का हमें अध्ययन करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यू जो वीडियो है रचनाओं के हो गए, हम साहित्य से देंगे, काव्य शास्त्र के ऊपर जितने भी मटेरियल आपको हो सकेगा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ, क्योंकि समय ये यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम होता है ये 6-6 महीने का इतना बड़ा भारी पाठ्यक्रम है कि तैयारी करने के लिए और एकदम ए से लेकर जेड तक, यानी संपूर्ण डीपली पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए 6 महीने की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी एमपी सेट में निकला है तो इतना समय हमें नहीं मिल पाएगा, तो हो सकता है कुछ जो पॉइंट है वो हमारे छूट जाएं। लेकिन जितनी भी आपको कक्षाएं मिलेंगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। उनमें से प्रश्न आएंगे, आपको देखने की बहुत आवश्यकता है। आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसी रचनाएं भी हैं जो कहीं भी आपको यूट्यूब पर या कहीं भी अन्य वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसी भी रचनाएं हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। लेकिन हमारा माध्यम है कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, जो विद्यार्थी हैं हमारे, उन मित्रों को हम अच्छे से अच्छी तैयारी के माध्यम से ये उपलब्धि दें कि रचनाएं तो हम पूरी करवाएंगे ही, इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसे भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलते हैं, आज जो हमने पार्ट लिया है कहानी का लिया है, और कहानी में हमारी पहली कहानी आती है एक टोकरी भर मिट्टी। ये माधवराव सप्रे की कहानी है। और माधवराव सप्रे का थोड़ा सा जीवन वृत्तांत, उनकी रचनाओं के बारे में, ज़्यादा बड़े लेखक इतने नहीं हुए। इन्होंने संपादन जरूर किया। संपादन इन्होंने 2 पत्रिकाओं का किया था और भी ग्रंथों का संपादन किया। तो उनके बारे में रचनाओं पर से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा प्रश्न तो कहानी के मूल तथ्य में से आ सकता है। बाकी और प्रश्न इनमें से कम इम्पोर्टेंट वाली कहानी है, लेकिन अगर सरल प्रश्न पूछा जाएगा तो इस कहानी पे से बनता है। ठीक है, तो चलते हैं हम कहानी की ओर जो है। और कहानी में हम पहले लिखेंगे, वो लिखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। देखिए आप कहानी को, देखिए एक टोकरी भर मिट्टी। अब इसके जो रचयिता है यानी कि रचनाकार, तो हम रचनाकार को देखते हैं। रचनाकार, रचनाकार देखिए रचनाकार कौन थे? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, माधवराव सप्रे इस कहानी के रचनाकार हैं। इसे हिंदी की मौलिक कहानी भी माना गया है। बहुत से राइटर इसे हिंदी की प्रथम कहानी या हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में भी इसे मानते हैं। माधवराव सप्रे का पूरा नाम तो यही था, पंडित आगे और लगा देते हैं तो अलग बात हो जाती है। जन्म 1871 में हुआ। जन्म
1871 में। 1871 में इनका पथरिया जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान पथरिया। ठीक है, देखिए ये कहानी भले ही छोटी हो लेकिन प्रश्न आता ही है और प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनता है तो हमें वो छोटे छोटे जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि विशेष तथ्यों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कथन तो इम्पोर्टेंट नहीं है इस कहानी में, लेकिन विशेष तथ्यों में से आ सकते हैं। माधवराव सप्रे पर से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। बाकी और इतना प्रश्न बनने की संभावना इस कहानी से हमें मिलती नहीं है। कहानियाँ छोटी होती हैं और कहानियों से इतना मिलता नहीं है कि जहाँ से प्रश्न बन सके। पथरिया गांव में हुआ था। ये गांव पड़ता है दमोह में, दमोह, ये एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, दमोह में। तो जन्म स्थान हो गया, रचनाकार माधवराव सप्रे हो गया, जन्म इनका 1871 में माना जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने संपादन कार्य अच्छा किया था। बाकी और रचनाएं इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके हम संपादन कार्य देख लेते हैं। संपादन कार्य, ठीक, तो संपादन इन्होंने 2 पत्रिकाओं का किया। ठीक है, एक तो छत्तीसगढ़ मित्र का, यानी कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका थी, उसका संपादन कार्य किया। जब उस समय जितने भी राइटर हुए, ये 1800 के समय की बात है, देखिए आप 1871, तो लगभग 1900 के में एक पत्रिका माध्यम, यानी कि एक पत्रिकाएं छापना, ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। उस समय एक आंदोलन चला हुआ था पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी भारत की आज़ादी के लिए। तो 1900 से लेकर और 1950 तक का युग पत्र पत्रिकाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ये पत्र पत्रिकाएं भी आज साहित्य के रूप में कई प्रश्नों के माध्यम से हमारे सामने आ जाती हैं और वो प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। एक तो छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र, इस पत्रिका का संपादन कार्य किया। ये प्रकाशित हुई थी 1901 में, 1901 में प्रकाशित हुई थी, मतलब छपना शुरू हो गया था 1901 में। और कहाँ से छपी थी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हो बिलासपुर, बिलासपुर। ये पहले तो एमपी में ही आता था लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हो गया, बिलासपुर एमपी। अगर आप ये ना कहो तो आज तो ये छत्तीसगढ़ में ही है, सीजी आप कह सकते हो। इसे हटा देते हैं, सीजी। ठीक, दूसरी पत्रिका का जो संपादन कार्य किया, ये तो पहली पत्रिका थी जो इन्होंने, हिंदी पत्रिका थी, याद रखिएगा, हिंदी पत्रिका थी और मासिक थी, ये भी याद रखिएगा, मासिक पत्रिका थी। और ये छत्तीसगढ़ से, यानी कि इस बिलासपुर से, जो पहले एमपी में ही आता था, वहाँ से इन्होंने इस पत्रिका का शुभारंभ किया और पत्रिका संपादन किया। दूसरी आती है हिंदी केसरी। एक और इन्होंने पत्रिका छापी थी, वो थी हिंदी केसरी, हिंदी केसरी। इसका प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें जाए तो लगभग 7 है, 1907 में, 1907 में ये प्रकाशित हुई। हम पढ़ रहे हैं एक टोकरी भर मिट्टी, यूजीसी नेट और एमपी सेट और विभिन्न राज्यों की सेट परीक्षाओं में भी ये रचना शामिल है और इस रचना से प्रश्न आता है और सीधा और सरल प्रश्न ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा कठिन वाली चीज़ हो। चलते हैं हम और आगे इसके थोड़ देख लेते हैं। देखिए, ये तो इनका संपादन कार्य हो गया। अब 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना इन्होंने नागपुर में की। और क्या था 1905 में हिंदी, 1905 ईस्वी में, देखिए सबसे पहले तो इनका जो कार्य था वो प्रकाशन इधर उधर, देखिए अध्यापक भी थे और आंदोलनकारी भी, मतलब इनके जीवन में आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं भी रही, लेकिन वो एक तरह से कहते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उस समय के जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी राइटर हैं, आप उनको आंदोलन से जुड़ी हुई, यानी कि भारत का जो आंदोलन चल रहा था, भारत की जो संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष तो उनके अंदर था ही सही, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है। लेकिन अगर बात साहित्य की करी जाए तो इनके ऊपर साहित्य बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम साहित्य इन्होंने लिखा है। तो बात करते हैं हम 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंदी ग्रंथ
प्रकाशन मंडली की स्थापना की। स्थापना नागपुर में की, आप ये कह सकते हो, नागपुर में की। ठीक, 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की। हिंदी से जुड़े हुए थे, हिंदी के ऊपर कार्य कर रहे थे, तो इन्होंने 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की थी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, एक और आता है इनके बगैर, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया था। जो बाल गंगाधर तिलक ने एक गीता रहस्य बहुत अच्छी बुक्स लिखी थी उस समय में, तो उस बुक्स का हिंदी अनुवाद इन्होंने ही किया था। बात करें तो 1902 में काशी नागरी प्रचारणी, 1902 में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी नागरी प्रचारणी सभा के लिए विज्ञान कोश का संपादन किया। इन्होंने 1902 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के लिए विज्ञान कोश का संपादन भी किया। और एक टोकरी भर मिट्टी, अगर बात करी जाए, हम कहानी की लिए बात करते हैं, तो एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी भी मानी जाती है। ये भी आप लिख सकती है। और इसका प्रकाशन आप ये भी लिख सकते हो, एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक, जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक, 1920 में जबलपुर में हिंदी मंदिर की स्थापना की। और अगर तथ्य की बात करें, 1920 में जबलपुर में हिंदी मंदिर
की स्थापना की। 1920 ईस्वी में जबलपुर में हिंदी मंदिर की स्थापना की। अगर और अन्य रचनाओं की बात की जाए तो अन्य रचनाएं क्या क्या हैं, जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिखना हमारा, क्योंकि यूजीसी नेट का मामला है तो उसमें लिखने लाना चाहिए। हिंदी ग्रंथमाला, हिंदी ग्रंथमाला, हिंदी ग्रंथमाला। और बात करें हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों का विचार, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार। बात करें और रचनाओं की, हमारे सामाजिक कुछ कारणों के हास पर विचार। यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य कुछ बातें, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य कुछ बातें। ये भी इनके निबंध श्रेणी का ही रचना है जो पत्रिकाओं में छपी थी। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, एक रचना इनकी मिलती है, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य कुछ बातें और स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। माधवराव सप्रे की कहानियाँ, एक संकलन है इनका, माधवराव सप्रे की कहानियाँ। माधवराव सप्रे की कहानी, माधवराव सप्रे की कहानियाँ। और बात करें इनकी तो माधवराव सप्रे के एक कहानी का संकलन ही मान सकते हो, और माधवराव सप्रे प्रतिनिधि संकलन, एक ये भी है, माधवराव सप्रे एक प्रतिनिधि संकलन। ये भी सारी बातों का सार ही है। ठीक, तो ये तो हमारी कुछ माधवराव सप्रे से जुड़ी हुई बातें थी और उनकी रचनाओं के बारे में था। उनकी रचनाओं पर जो प्रश्न आ सकते हैं वो इन्हीं में से आएंगे। बाकी इनकी रचनाएं भी खास नहीं है कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो किसी भी श्रेणी से प्रश्न पूछे जाने योग्य हैं। बात करते हैं हम कहानी के विषय पर। कहानी जो है वो एक गरीब विधवा की है। कहानी के मूल विषय पर ही बात करते हैं कि एक गरीब विधवा है जिसका पति भी बीमारी के कारण गुजर चुका है और उसका बेटा भी गुजर चुका है, और उसकी जो बेटे की बहू थी यानी कि पतोहू थी वो भी गुजर चुकी है। अब बची है उसके पास अपनी पोती, एक पोती है, छोटी सी 6-7 साल की बच्ची है जो वही उसके पास है। ये गरीब वृद्ध महिला एक झोपड़ी में रहती है और वो झोपड़ी किसी जमींदार या धनाढ़ वर्ग का जो अमीर व्यक्ति है उसके पास उसकी झोपड़ी है, उसी के बंगले के साइड में मान लो या बंगले के आसपास मान लो। अब वो बंगला जो है वो जमींदार सोचता है, जो कि इसमें 2 तथ्य चलते हैं, एक तो अमीर और गरीब यानी पूंजीवादी और पिछड़ा या गरीब कह सकते हो आप। तो वो माधवराव सप्रे की बहुत अच्छी कहानी में से है और अच्छी कहानी और सरल भाषा है इसकी, इसी कारण। अब वो जमींदार ये सोचता है कि मैं अपने इस बंगले की थोड़ी साइज को बढ़ा लूँ और इसको फैला दूँ थोड़ा। तो वो फैलाने लगता है तो देखता है कि इस बुढ़िया की जो झोंपड़ी है उस झोंपड़ी का आ रही है बीच में, तो इस झोंपड़ी को क्यों ना हटा दूँ। तो हो सकता है पहले वो उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वो झोंपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि वृद्ध महिला का कहना है कि उससे उसके अरमान, उसकी जो यादें हैं उस झोंपड़ी में जुड़ी हुई हैं, उसी का
पति भी रहा होगा उसमें, उसका बेटा बड़ा हुआ होगा, बेटे की बहू आई होगी, तो कई साल हो गए, तो वो उस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती। ये साम दाम दंड भेद नीति से उस बुढ़िया को हटाना चाहता है। आखिरकार कैसे न कैसे करके ये अदालतों में से वकीलों के माध्यम से उस झोपड़ी को हथिया लेता है। अब उसको वो झोपड़ी छोड़नी पड़ती है कि भाई झोपड़ी को नोटिस दे दिया अदालत ने कि आपको ये झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। अब बुढ़िया बेचारी क्या करे, विधवा जैसे तैसे अपनी गुजर कर रही थी, अपनी पोती का पेट पालन कर रही थी। जमींदार धनाढ़ वर्ग हैं, तो वो धनवान है, तो उससे वो लड़ भी नहीं सकती, कोई उसके पास लड़ने वाला भी नहीं है। तो कैसे न कैसे वो हार मान लेती है और वहाँ से चली जाती है, पास में ही कहीं रहने लग जाती है, अपना गुजारा बसरा करती है। वहीं पर उसकी पोती भी रहती है। अब एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो धनाढ़ वर्ग, वो धनीवान, वो उस पर काम चलाता है उस झोपड़ी को हटाने के लिए, तो खुदाई करवाता है उस झोपड़ी की। तो बुढ़िया आती है एक टोकरी लेकर, जिसमें वो उससे इजाज़त मांगती है कि भाई मेरी पोती है, वो कई दिनों से खाना नहीं खाती और ज़िद्द करती है कि आप अपने घर चलिए, फिर मैं रोटी खाऊंगी। तो वो रोटी नहीं खाती, तो आप इसमें से एक टोकरी मिट्टी ले जाने दो ताकि मैं इससे चूल्हा बना लूँगी। हाँ, देखो हम यहाँ पर कहानी का शीर्षक क्या है, कितनी प्रेम वाली भाव है कि मेरी पोती खाना नहीं खाती, वो बार बार घर जाने की जिद करती है कि अपने पुराने घर में चलो और पुराने घर में जाकर वहाँ पर ही हम खाना खाऊंगी। तो वो बुढ़िया क्या करती है कि वो उस जमींदार से कहती है भाई इतनी तो मिट्टी है ही सही, मुझे एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने दो, जब मैं इसका चूल्हा बना लूँगी तो वो समझ जाएगी। मैंने खूब समझाया उसके, वो लेकिन नहीं समझी, लेकिन मैं इस मिट्टी से ले जाती हूँ और एक चूल्हा बना लूँगी तो कह दूँगी तो वो खा लेगी। तो वो मिट्टी झोपड़ी के अंदर जाती है वो बुढ़िया, और बुढ़िया जब झोपड़ी के अंदर जाती है तो देखती है उसकी पुरानी यादें उसे याद आ जाती हैं, और यादें हैं उनमें खो जाती है, वो आँखों से आंसू आने लगते हैं। अब उन यादों से जैसे करके बाहर निकलती है, टोकरी में मिट्टी भर लेती है, तो वो टोकरी उठती नहीं है। पास में जमींदार भी वहीं था। वो जमींदार से कहती है कि भाई मेरे से बूढ़ी हो गई हूँ तो ये टोकरी उठती नहीं है, तो आप इसे उठा दो और सर पे रख लूँ और फिर चली जाऊँ अपने घर पे। तो जमींदार को पहले तो ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन करे क्या, और कोई था भी नहीं वहाँ पर, तो वो आदेश देता। तो उसने सोचा कि मैं इस मिट्टी को टोकरी को उठा के इसके सर पे रख देता हूँ ताकि ये चली जाएगी। तो वो उस टोकरी को उठाने लगता है, लेकिन वो ठस से मस नहीं होती टोकरी, और वो टोकरी उठ नहीं पाती। तो जब उठ नहीं पाती तो जमींदार थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तब वो बुढ़िया वो कहती है कि आप देखिए, आप इस टोकरी को उठा नहीं पाए, इस जो झोपड़ी है इसमें तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, आप उन अरमानों का बोझ कैसे उठा पाओगे। अर्थात कहने का भाव यह है, हमारी यादों की एक टोकरी जो मैं ले जा रही हूँ यहाँ से, वो नहीं उठा पाए, तो इस झोपड़ी से जुड़ी हुई हजारों यादें हैं, हजारों भर मिट्टी टोकरी है, आप कैसे उन यादों को सहन कर पाओगे। तो आप नहीं सहन कर पाओगे। बुढ़िया चली जाती है। बाद में उस जमींदार को इस बात का एहसास होता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, हम जिस मकान में रहते हैं, हम जिस जगह रहते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो चाहे मकान हो, उससे हमारा बचपना, हमारी यादें जुड़ जाती हैं। उसी में रहे हैं, काफ़ी वर्षों तक रहे हैं, तो वो यादें हमें आज भी, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जॉब के लिए वो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन उनका बचपन, उनकी जवानी जिस मकान में बीती है, उनके दादा पिताजी जहाँ रहे हैं, उस मकानों को, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पुरानी बचपन की यादें। अब देखो प्रॉपर्टी बिकेगी तो एक दिन तो बिकनी है, लेकिन वो बचते हैं बेचने से। तो ये कहानी उसी प्रेम भाव पर है, शोषित और शोषक वर्ग पे है। शोषित और शोषक वर्ग की कहानी है, अमीर और गरीब की कहानी है। इन दोनों का भाव है, और इसमें किसी भी बिना विरोध के, किसी भी विरोध के बिना सहजता से हृदय परिवर्तन की कहानी है, और आदर्शवाद का मूल लेके चलती है ये कहानी। यानी कि आदर्शवाद में स्थापित हो जाती है। अंततः उस जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है, और वो उस बुढ़िया को वो झोपड़ी लौटा देता है, कहता है कि तुम ही रहो अब। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि ये इसकी यादें जुड़ी हुई हैं, इसका पति, इसका बेटा, इसकी बेटे की बहू, इसी में
रहते थे और फिर गुजर गए, तो अब इसकी यादें जुड़ी हुई है, अब दोनों रह रहे हैं तो रहने दो। तो इसे आदर्शवाद की कहानी के भीतर रखा जाता है। आदर्शवाद की स्थापना करती है और मानवतावाद की भी स्थापना करती है, क्योंकि मानव का हृदय परिवर्तन हुआ है तो मानववाद की स्थापना हुई, आदर्श स्थापित हुआ है तो आदर्शवादी कहानी भी ये कहलाती है। चलते हैं आगे कहानी की और कुछ रोचक तथ्यों पर देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पर तक तो हमारी कहानी हो गई थी, अब आगे हम चलते हैं, इसका प्रतिपाद विषय देखते हैं। देखिए, प्रतिपाद विषय, तो इसका प्रतिपाद विषय क्या है? प्रतिपाद विषय देखिए, प्रतिपाद विषय क्या है कि कहानी क्या है? इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। ये कहानी अमीर और गरीब के वैमनस्य पर आधारित है। ये कहानी गरीब, आप गरीब नहीं अमीर लिख दो, अमीर और गरीब के वैमनस्य पर आधारित है। गरीब अमीर के वैमनस्य पर आधारित, ये कहानी गरीब और वैमनस्य पर आधारित, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव है और उसी के आधार पर यह कहानी चलती है। अमीर जमींदार वर्ग है और गरीब एक बुढ़िया जो वृद्ध महिला है, विधवा, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है, यह भी लिख लो। इस कहानी में जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है। शोषक वर्ग का प्रतीक है। इस कहानी में जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है। जमींदार क्या है? शोषक वर्ग का प्रतीक है। और विधवा जो वृद्धा है वो शोषित वर्ग का, और विधवा वृद्धा शोषक वर्ग का। ठीक, तो इस कहानी में जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है और विधवा वृद्धा शोषक वर्ग का। तो ये कहानी का जो प्रतिवाद विषय, इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। ये कहानी अमीर गरीब के वैमनस्य पर आधारित है। इस कहानी में जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है और विधवा शोषक वर्ग का। ठीक, आगे चलते हैं। विधवा की सामाजिक जो मार्मिक बातें हैं वो जमींदार को अपनी गलती पर पछतावा होता है। यहाँ पर हम कहानी का सार देखते हैं कि जो विधवा वृद्धा की बातों से जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होता है। विधवा वृद्धा की बातों से जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। और अंत में वह उसे उसकी झोपड़ी लौटा देता है।
वह उसे उसकी झोपड़ी लौटा देता है, यानी बाद में उसे उसकी झोपड़ी लौटा देता है। तो संदेश क्या है? देखिए संदेश, इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश क्या है कि इस कहानी में संदेश दिया गया है कि कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। इस कहानी में संदेश, इस कहानी में संदेश दिया गया है, इस कहानी में संदेश दिया गया है कि कभी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस कहानी में संदेश दिया गया है कि कभी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमारी कहानी का जो मूल प्रतिपाद्य विषय था वो भी हो गया। अब बात करते हैं कि हम कहानी के पात्रों के बारे में। तो कहानी के पात्र, कहानी के पात्र कौन कौन है? ज़्यादा पात्र नहीं है, दो मुख्य रूप से तो दो पात्रों के मध्य की कहानी है, सबसे कम पात्र है इसमें। तो पहला विधवा वृद्धा, और पहला पात्र है, मूल पात्र भी है, ये मुख्य पात्र भी है। कहानी की मुख्य पात्र है जो गरीब है, और जो कहानी की मुख्य पात्र है, ये भी लिख लो आप, कहानी की मुख्य पात्र है, जो गरीब है, कहानी के मुख्य पात्र है जो गरीब है तथा अपनी झोपड़ी, देखिए ये मुख्य पात्र है और कहानी इसी के इर्द गिर्द बुनी हुई है कि और इस अपनी झोपड़ी जमींदार से वापस लेती है, जो अपनी झोपड़ी जमींदार से वापस लेती है। इसकी झोपड़ी ये भी लिख लो, इसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है, जमींदार के महल के पास है। ठीक, ये तो इसका मुख्य पात्र है। अब दूसरा पात्र अगर बात करें, जो जमींदार, तो जमींदार, ये तो पहला पात्र हो गया विधवा वृद्धा, और दूसरा है जमींदार, और बाकी अन्य पात्र गौण हैं। कहानी में ये जमींदार जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, शोषक। जो कहानी में जमींदार शोषक वर्ग का प्रतीक है, शोषक वर्ग का प्रतीक है। ठीक, शोषक वर्ग का प्रतीक है, बस इतना ही है। धनवान है, घमंडी है, ये भी लिख सकते हो आप। धनवान है, घमंडी है। बाकी के जो पात्र हैं वो सब गौण पात्र हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, विधवा वृद्धा का पति, सिर्फ नाम मात्र हैं ये। ठीक है। चौथा, विधवा वृद्धा का बेटा, पुत्र भी कह सकते हो, और विधवा वृद्धा की पोती। ये इसके, इनका तो, इन दोनों का तो नाम मात्र उल्लेख है, नाम मात्र उल्लेख हुआ है।
ठीक, ये कहानी के पात्र हो गए हमारे। अब बात करते कहानी के पात्र हो गए, एक जमींदार का वकील भी आप देख सकते हो। जमींदार कोई खास नहीं है, जमींदार का वकील, जमींदार का वकील, इसको भी आप देख सकते हो। बाकी और कुछ नहीं है। कथन की बात करें तो इसमें कहानी के प्रमुख कथन, कहानी के प्रमुख कथन, प्रमुख कथन, कहानी के प्रमुख कथन देख लीजिए। कहानी के प्रमुख कथन तो पहला हमारा 2 ही कथन हमने लिए हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं किया। जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है। जब से झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानी। मैंने बहुत कुछ समझाया, मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानी। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानी। पोती के ऊपर ही थी ये, उसकी पोती बार बार घर चलने की बोलती थी। मैंने बहुत कुछ समझाया लेकिन वो एक नहीं मानी। यही कहा करती है कि अपने घर चल, यही कहा करती है कि अपने घर चल। भाई उसका घर तो वहीं था, वहीं जन्म हुआ था, तो वो पोती कहती रहती है बार बार कि अपने घर चल, जब मैं खाना खाऊंगी वहीं रोटी खाऊंगी। अपने घर चल, मैं वहीं रोटी खाऊंगी, ये कहा करती है। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी, अब मैंने यही सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी, अब मैंने यही सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले लूं और उस पर चूल्हा बनाऊं। मतलब एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। मिट्टी लेकर, एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। यानी कि वो चूल्हा, उसी मिट्टी से वो चूल्हा बनाकर रोटी पकाना चाहती थी। इससे ये भरोसा है कि वो रोटी खाने लगी। इसे यह भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो पहला कथन तो यही था। और जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानी। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यही सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाऊंगी और उस पर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खा लेगी। तो ये पहला कथन हो गया। अगले कथन की बात कर लेते हैं हम। अगला कथन क्या है?
अगर बात करें दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन भी देख लीजिए आप। दूसरा कथन, तो दूसरा कथन है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई। महाराज नाराज न हो, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई। महाराज नाराज ना हो कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टियां हैं, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है। आपसे एक टोकरी भर, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी भर मिट्टियां हैं, हजारों टोकरी भर मिट्टियां पड़ी हैं। इसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? इसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। तो दूसरा कथन, महाराज नाराज ना हो, आपसे ये एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, इसका भार आप जन्म भर यहाँ पर जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। तो ये उसकी कथन है। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। और अगला, आप ही इस पर विचार कीजिए। तो ये दूसरा कथन है, और ये दो इंपॉर्टेंट कथन है, बाकी और नहीं है। ठीक है। इस कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वो आदर्शवाद है। आप ये भी लिखिए, इस कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। इस कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का होने का गौरव प्राप्त है, और इसका जो केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद है। मानवतावाद भी इसमें है, लेकिन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। भाषा क्या है इसकी? भाषा की बात करें तो सहज, सरल तथा छोटे वाक्यों से बुनी हुई है। छोटे वाक्यों से बुनी हुई है। छोटे वाक्यों से, इस कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है। भाषा सहज, सरल और छोटे वाक्यों से बुनी हुई है। आगे चलते इसके विशेष तथ्य देख लेते हैं। विशेष तथ्य क्या है? देखिए, विशेष तथ्यों की बात करें तो विशेष तथ्य क्या है? देखिए, एक एक करके विशेष तथ्यों को समझे भी और देखे भी। विधवा जो बुजुर्ग महिला है, उसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा का वर्णन है। महिला की पीड़ा का वर्णन किया गया है। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा का वर्णन किया गया है। तो इसका विशेष तत्व है। इस कहानी का जो मूल तथ्य है वो विशेष तत्व है। जमींदार के शोषण का चित्रण किया गया है। जमींदार के शोषण का चित्रण किया गया है।
चित्रण किया गया है। जमींदार के शोषण का चित्रण किया गया है। जमींदार के देखो विधवा का, बुजुर्ग महिला की पीड़ा का वर्णन किया गया है। जमींदार के शोषण का चित्रण किया गया है। इस कहानी की मूल संवेदना, इस कहानी की मूल संवेदना जमींदार का हृदय परिवर्तन है। जमींदार का हृदय परिवर्तन है। हृदय परिवर्तन है। इस कहानी की मूल संवेदना जमींदार का हृदय परिवर्तन है। परिवर्तन है। और भी इसके मूल जो तथ्य हैं उनको लिखते हैं। इस कहानी में मानवतावाद का संदेश दिया गया है। इस कहानी में मानवतावाद का संदेश दिया गया है। इस कहानी में मानवतावाद का संदेश दिया गया है। इस कहानी में मानवतावाद का संदेश दिया गया है। और इस कहानी के माध्यम से वर्ण भेद, अमीर और गरीब की खाई को मिटाकर आदर्शवाद की स्थापना की गई है। इस कहानी देखिए, ये कहानी जो इस कहानी में अमीर और गरीब के बीच की खाई को मिटाकर अरे इस कहानी में अमीर और गरीब के बीच की खाई को मिटाकर आदर्शवाद की स्थापना की गई है। आदर्शवाद की स्थापना की गई है। आदर्शवाद की स्थापना की गई है। और देख लेते हैं पॉइंट। ये मुख्य तथ्य हैं और तथ्यों पर से ही प्रश्न आते हैं। यानी कि वर्ण भेद को मिटाकर आदर्शवाद की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं कि ये कहानी सामाजिक पृष्ठभूमि पर किए गए अन्याय का सहजता से विरोध करती है। ये कहानी जो सामाजिक न्याय होता है, जैसे समाज में जो चल रहा, जो समाज की गतिविधियां हैं वो है, ये कहानी सामाजिक पृष्ठभूमि पर, यह कहानी सामाजिक पृष्ठभूमि पर किए गए अन्याय का सहजता से यानी कि इसका प्रतिकार नहीं करती, इसका सहजता से, इस किए गए अन्याय का सहजता से विरोध करती है। सहजता से विरोध कर मानवतावाद को स्थापित करती है। ठीक, ये कहानी सामाजिक पृष्ठभूमि पर किए गए अन्याय का सहजता से विरोध कर मानवतावाद को स्थापित करती है। यानी कि जो आपने कहा होगा, मानवतावाद और आदर्शवाद में थोड़ा सा डिफरेंट है। मानवतावाद होती है जो सहजता से अन्याय का विरोध किया जाए नियम और कायदे से, और फिर इसका विरोध नहीं होता, लड़ाई झगड़े प्रदर्शन ये चीज़ें नहीं होती, वो तो होता है विद्रोह। और ये सहजता से उसका विरोध करती है, प्रेम पूर्वक। जैसे कि हृदय परिवर्तन जब ही तो होगा, तभी आदर्शवाद की स्थापना होती है। जहाँ पर मानवीय मूल्यों की बात होती है, तो वहाँ पर आदर्शवाद या मानवतावाद तभी स्थापित की जाती है जब उसका सहज विरोध हो, न्यायपूर्ण विरोध हो, तभी वो सहज हो और उसका न्यायपूर्ण ही बात मानी जाए। तो ये कहानी बड़ी अच्छी थी। अब एक बार रिवीजन जरूर कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इस कहानी
की जो शुरुआत से ही हमने जो जो पढ़ा उसका हम कर लेते हैं एक बार। देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था और जन्म स्थान पथरिया दमोह जिला है और ये एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। संपादन कार्य किया माधवराव सप्रे ने 2 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। एक तो छत्तीसगढ़ मित्र यानी कि छत्तीसगढ़ मित्र अखबार निकाला था और ये 1901 में निकाला था बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज वो हिस्सा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक, हिंदी केसरी की जो पत्रिका प्रकाशित हुई वो 1907 में हुई थी। बात करें हम और आगे चलते हैं, और 1905 में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना की और ये कहाँ पर की? नागपुर में, यानी कि ये नागपुर में की गई थी। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के गीता रस से, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत फेमस किताब भी है, बाल गंगाधर तिलक की गीता रस से, इसका अनुवाद किया। 1902 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने एक कार्य दिया था इन्हें, वो दिया था कि विज्ञान कोश, एक विज्ञान कोश का संपादन करना था, तो उस कोश का इन्होंने संपादन भी किया। ठीक, आगे चलते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1920 में जबलपुर में इन्होंने माधवराव सप्रे ने हिंदी मंदिर की स्थापना की। और अन्य रचनाओं की बात करी जाए तो हिंदी ग्रंथमाला, हमारे सामाजिक हास के कुछ कारणों पर विचार, ये इनके मुख्य नहीं मानी जाती रचनाएं, कोई खास नहीं है। यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य कुछ बातें, स्वदेशी आंदोलन और बायकाट। माधवराव सप्रे की संकलित कहानियां भी एक रचनाएं हैं इनकी, माधवराव सप्रे की प्रतिनिधि संकलन, कोई खास रचनाएं नहीं है। प्रतिपाद विषय, इस कहानी का मूल जो प्रतिपाद है, इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है और ये कहानी अमीर और गरीब के वैमनस्य पर आधारित है। इस कहानी में जमींदार जो कि शोषक वर्ग का प्रतीक है और विधवा वृद्धा जो कि शोषित व्रत, यहाँ पर आप सही कर लेना, शोषित, यहाँ पर शोषित वर्ग का प्रतीक है, शोषित वर्ग का प्रतीक है। ठीक, तो विधवा शोषित वर्ग का प्रतीक है। आगे चलते हैं। विधवा वृद्धा की बातों से जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। विधवा जो बातें हैं वो प्रेम पूर्वक की करती हैं, सहजता से, सरलता से, और इससे जमींदार का हृदय, जो कठोर हृदय था, वो परिवर्तन हो जाता है, उसको वो उसकी झोपड़ी वापस लौटा देता है। इस कहानी में संदेश क्या है कि इस कहानी से संदेश दिया गया है कि कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं। कहानी के पात्र विधवा वृद्धा है, जमींदार है, विधवा वृद्धा का पति, विधवा वृद्धा का बेटा और विधवा वृद्धा की पोती, यही कहानी के पात्र हैं। इसमें इन दोनों का तो कोई रोल ही नहीं है, ज़्यादा नाम मात्र उल्लेख हुआ है। अब विधवा वृद्धा की बात करें तो कहानी की मुख्य पात्र है जो गरीब है और तथा अपनी झोपड़ी जमींदार से वापस लेती है। उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है। जमींदार जो शोषक वर्ग का प्रतीक है, धनवान है और घमंडी भी है। आगे चलते हैं। अब जमींदार का वकील भी आता है इसका पात्र में। कहानी के प्रमुख कथनों की बात करी जाए, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत उसको कुछ समझाया उसे, और समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। तो मैंने सोचा कि यही इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर चूल्हा बनाऊंगी और उस पर रोटी पकाऊंगी, तो वो मान जाएगी, उसे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। ये इसका प्रथम कथन था। 2 ही कथन इसके इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ कहानी में खास नहीं है। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी है। मतलब इस झोपड़ी में यादें हैं, मेरे से जुड़ी हुई, मेरे पति से, मेरे बेटे से जुड़ी हुई यादें हैं। उनकी भार आप जीवन भर कैसे उठा पाओगे? तो आप इसी पर आप ही इस पर विचार कीजिए। इस कहानी का जो केंद्रीय तत्व है वो आदर्शवाद है। और भाषा कौन सी है? सरल है, छोटे वाक्यों से बुनी हुई है। बात आगे करते हैं। विशेष तत्व विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा का वर्णन किया गया है, जमींदार के शोषण का चित्रण किया गया है। ये कहानी जो लिखी गई है इसका मूल संवेदना जमींदार
का हृदय परिवर्तन है। और इस कहानी में मानववाद का संदेश दिया गया है। इस कहानी में अमीर और गरीब के बीच की खाई को, दूरी को पाट कर और उसे आदर्शवाद में या मानव आदर्शवाद की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं और देखिए, ये कहानी सामाजिक पृष्ठभूमि पर किए गए अन्याय का सहजता से, सरलता यानी कि सहजता से विरोध करती कर मानववाद को स्थापित करती है। यही कहानी का मूल जो रचना थी। इससे मूल जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। आपको कमेंट करके देखना है, कमेंट करके बताना है कहानी की कैसी लगी आपको। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी हो या जो भी आपको पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से पूछ सकते हो। कहानी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसी परंपरा में, जो जो रचनाएं हमारे सामने आएंगी। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और MP सेट और UGC नेट से जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं और टॉपिक हैं उन्हें हम क्लियरता से करेंगे ही। और साथ के साथ में कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रचना के साथ, तो जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और लाइक करते रहिए। जो जो वीडियो आप देखोगे उसे लाइक ज़रूर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली रचना में। नमस्कार।